गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में पांचवें पाठ पांचवा चैप्टर स्वराज्य की नींव का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, ये जो उपन्यास है, संघर्ष के बाद यह कहानी संग्रह है, नव प्रभात, डॉक्टर यह नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक आदि एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा, शरतचंद्र की जीवनी है आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1897 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो यहाँ जो है एकांकी, उनके पात्र हैं लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या, सेनानायक। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में विद्यार्थी मित्रों, आपने तो देखा ही होगा, जाना भी होगा और समझते भी होंगे। रानी लक्ष्मीबाई की कई सारी फिल्में जो है उन पर बनी हुई है। आशा करती हूँ कि आपने देखी होगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य यहाँ क्या है कि स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। यहाँ रंगमंच पर जो है वह युद्ध भूमि का दृश्य जो है वह सजा हुआ है। युद्ध भूमि का जो कैंप है वह आसपास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई जो है वह अपने तंबू से बाहर एक उत्तेजित अवस्था में बाहर निकलते हैं और रंगमंच पर प्रवेश करती है। वो और उनकी जो साथी सखी है जूही, दोनों ही सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। लक्ष्मीबाई कहती है जूही से कि देखते ही देखते क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई। कभी कभी लगता है कि मंजिल के पास
आ गई हूँ और आकर भी अभी बहुत ही दूर हूँ। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, स्वतंत्रता आते हुए देखती हूँ, लेकिन दूसरे ही पल में क्या हो जाता है, हिमालय। हिमालय मतलब यहाँ क्या है कि मुसीबत। तो दूसरी मुसीबतें, मुश्किलें जो है सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। अब उस मुश्किल से पार आती हूँ तो महासागर की लहरें जो है वह क्या करती है, थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। अब उनसे जूझती हूँ तो उनसे संघर्ष करती हूँ, उनसे बाहर आती हूँ तो नाविक जो है वह नाविक मतलब यहाँ नाविक मतलब क्या है, उनके जो सैनिक है जो युद्ध में उनके साथ मदद रूप होने वाले हैं, वो क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। देखो जो ही उधर क्षितिज पर देखो, क्षितिज यानी कि धरती और आकाश मिलते हुए जिस दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पर जिस स्थान पर हमें लगता है कि यहाँ पर धरती और आकाश दोनों मिल गए हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। तो देखो कैसे लपलपाती हुई लपटें उठ रही है, सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। तो सारा आकाश जो है वह अंग्रेजों के साथ जो युद्ध होने वाला है उनकी लपटों से क्या हुआ है, घटाओं से छाया हुआ है। लेकिन प्रलय की भूमिका भी बन रही है, लेकिन उनके पति जो राव साहब है वह क्या कर रहे हैं, वह तो ऐशो आराम में व्यस्त है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। तो आवेश में आते ही क्रोधावेश में आने के बाद वह कुछ बोलना चाहती है, लेकिन मौन हो जाती है। जैसे ही जूही कुछ कहने की कोशिश करती है तभी फिर से महारानी यानी कि लक्ष्मीबाई जो है वह बोल उठती है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी जो है वह किसी को नहीं दूंगी, लेकिन आज लगता है कि जैसे झांसी मेरे हाथ से निकल गई है। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। तो फिर अचानक अपने आवाज़ को बुलंद करते हुए कहती है कि झांसी मेरे हाथ से कहीं नहीं गई है, मैं अपने झांसी किसी को भी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, इससे क्या हो जाता है, मैं अकेले ही इस झांसी को लेकर रहूँगी। जूही, कौन कहता है आप अकेले हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। जूही जो है वह लक्ष्मीबाई को समझाती है कि कौन कहता है कि आप अकेली हो, आप तो गीता पढ़ती है, फिर आप ऐसे निराश क्यों हो रही हैं। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लक्ष्मीबाई जो है वह यहाँ जूही से कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी को प्राप्त करके रहूँगी, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि उस दिन जो बाबा गंगादास है उन्होंने हमसे, रानी जी से क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच जैसे भेदभाव रहेंगे तब तक हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक देश का हर नागरिक जो है वो विलास को छोड़कर, सुख सुविधा और ऐशो आराम को छोड़कर जो लोगों की सेवा करना को ही अपना धर्म नहीं समझता, तब तक स्वराज्य हमें नहीं मिल सकता। अगर स्वराज्य प्राप्त करना है तो हमारे दिलों में सेवा, तपस्या और बलिदान होना
काफ़ी अत्यंत ही आवश्यक है। जी, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो जूही जो है वह यहाँ महारानी से कहती है कि बाबा गंगादास ने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्त करने से ज़्यादा जो बात अहम है, महत्वपूर्ण है, वह क्या है कि स्वराज्य की स्थापना करना, उनके लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। तो यहाँ जूही जो है वह लक्ष्मीबाई से कहती है कि हम सफल होना असफल होना यह तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन नींव का पत्थर बनना जो है वह हम बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, वह तो हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वह मुस्कुराती है और जूही को शाबाशी देती है और कहती है कि जिस स्वराज्य की नींव जो है वह जूही जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि उसे इस बात की चिंता नहीं है कि उनके जीवन में स्वराज्य जो है वह उनके जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन इस बात का दुख जो है वह उन्हें है कि हमारे पास शक्ति होते हुए भी हम दुर्बल है। हमारे पास यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के पास तात्या जैसा सेनापति है फिर भी उनकी सेना में जो अनुशासन होना चाहिए वह नहीं है। उनके पास ग्वालियर का किला है तो हुए फिर भी वह कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती तो जूही कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि क्यों हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज हम सब लोग जो है वह विलासिता यानी कि धन वैभव और ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत करना है, उसमें हम डूब गए हैं। उतने में मुंदर जो है वह मुस्कुराती हुई वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बादा के नवाब सेनापति तात्या। तो मुंदर जो है वह जूही का उत्तर देते हुए कहती है कि कौन कहता है कि हम जो है वह ऐशो आराम में या धन वैभव में अपना जीवन व्यतीत करने में डूब गए हैं। उनमें तो डूबे हुए हैं राव साहब, बादा के नवाब और सेनापति तात्या। जूही, सहसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है और समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। जूही जो है वह अचानक कहती है कि सेनापति तात्या जो है वह विलासिता में नहीं डूबे हुए हैं। तो मुंदर हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैं समझी कि तुम तो उनका ही पक्ष लोगी। लेकिन जूही जो है वह अपने स्वर को मजबूत करते हुए कहती है कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो सच है उन्हें छुपाना भी नहीं चाहती। सरदार तात्या जो है वह राव साहब को अपना स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। तो जूही कहती है, हाँ, मैं उन्हें स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी,
लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को जो है वह अपना स्वामी मानती हूँ और अपने देश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ क्या? मैं उन्हें ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? तो अब मुंदर जो है वह जूही को मनाते हुए कहती है कि मेरा यह कहने का मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी कि जब तू उन्हें अपना स्वामी मान ही लिया है तुमने, तो फिर तू उन्हें ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं है? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उसको बुरी तरह से धुतकार दिया था। लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ कि जब राव साहब के कहने पर तात्या जो है वह जूही को नाचने के लिए बुलाने आए थे, तब जूही जो है उन्हें जो है वह बुरी तरह से धुतकार दिया था और मना कर दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। तो जूही जो है वह कहती है कि महारानी, मैं स्वराज्य के लिए तो नाच सकती हूँ, आज तक नाचती रही हूँ, लेकिन विलासिता में डूबे जो इंसान हैं उनके सामने मैं अपनी कला को प्रदर्शित कर उनके गले की फांसी यानी कि उनकी मौत का कारण नहीं बन सकती, मैं बनना नहीं चाहती। जो मुझे ऐसा करने के लिए कहेगा उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकते जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। लक्ष्मीबाई जो है वह लंबी सांस लेकर कहती है कि हम ठोकर ही नहीं मार सकते जूही, और इसी बात का हमें दुख है, दर्द है। अगर ठोकर मारने पर हम उनकी मदहोशी जो है उन्हें दूर कर सकते थे तो कोई बात ही नहीं थी। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। तो यहाँ जूही और मुंदर जो है वह कहते हैं कि और को ठोकर मारे या ना मारे, लेकिन हम जो है उन्हें ठोकर मारने के लिए तैयार है, हम सबकी नींद हराम करने के लिए तैयार है। ठोकर मारकर चलो हम इन सब लोगों की नींद जो है वह हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनकी उस नींद से जगा सकती है। तो लक्ष्मीबाई जो है वह कहती है कि नहीं मुंदर, हम ऐसा नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर खाकर ही उनकी नींद जो है वो टूटेगी, उन्हें नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? तो लक्ष्मीबाई जो है वह कहती है कि दोस्तों की जो ठोकर है वह क्या करती है कि जो अविश्वास जो है दो मित्रों या दो दोस्तों के बीच में जो अविश्वास है, उस अविश्वास को दोस्ती की ठोकर से हम बड़ा बना सकते हैं, उस खड्डे को, उस खाई को क्या करते हैं और भी बड़ा बना सकते हैं, और भी वह बड़ा बन जाता है। इसलिए तुम नहीं जानती कि हम जो है वह एक दूसरे को किस दृष्टि से, किस नज़र से देखते हैं। अगर ऐसी स्थिति में रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि अगर मैंने कुछ कहा तो शंकाओं के बादल जो है वह और भी गहरे हो जाएंगे। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और
उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है तो मुंदर कहती है कि बाई साहेब बिल्कुल सही कह रही है। शंकाएं जो है वह अविश्वास जो है वह उत्पन्न करेगी और उस अविश्वास से जो निराशा उत्पन्न होगी उन्हें दूर करने के लिए ये लोग जो है और भोग विलास में डूब जाएंगे और नृत्य देखेंगे और ब्राह्मणों के लिए और भोज आशीर्वाद के लिए उनके लिए भोज की व्यवस्थाएं की जाएगी। अचानक ही तोपों की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मीबाई, जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि अगर तुम तात्या को ढूंढ सकती हो तो ढूंढकर उन्हें तुरंत यहाँ आने के लिए कह दे। विद्यार्थी मित्रों, हम हमारे इस चैप्टर का पहला भाग जो है वह आज यहीं तक समझेंगे। यहाँ हमारा पहला भाग जो है वह समाप्त होता है। दूसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और आशा करती हूँ कि आज हमने इस वीडियो में जो भी समझा है वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।